जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। एनसीईआरटी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज से हम अपनी पॉलिटी की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे और इसे हम 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी देखेंगे। और खास बात एस्पेंट ये है कि इन एनसीईआरटी को हम अपनी नोट्सों से कवर करेंगे और आपको ये काम करना है कि एक बार रीडिंग इनकी जरूर लगा लेनी है। हालांकि अगर रीडिंग नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारी अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है इनसे आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा और सभी क्लास में एक किताब कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आज हमारी 6th क्लास की महामैराथन है जो कि पॉलिटी की एनसीईआरटी होगी। और एस्पेंट एक बात और, जब आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ने जाओगे ना तो वहां क्या होगा, आपको फैक्ट्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ चीज, जैसे कि मान के चलो राष्ट्रपति चैप्टर लेते हैं तो आपको चीजें याद करनी ज्यादा पड़ेंगी, जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक होता है, ठीक है, उन्हें शपथ कौन दिलवाते, इस टाइप की चीजें पढ़ लेते हैं हम एम लक्ष्मीकांत में। पर जो हमारी एनसीईआरटी होती है 6 to 12, ये हमें पॉलिटी में बेसिक चीजें ज्यादा सिखाती हैं, जैसे विविधता क्या है, ठीक है, ग्रामीण शासन कैसे होता है, या फिर शहरी का आजीविका कैसी होती है। तो इस टाइप की चीजें एनसीईआरटी हमें सिखा देती है। ठीक है, और इन एनसीईआरटी में कहानी के तौर पर इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए होते हैं जिन्हें पढ़कर काफी बढ़िया लगता है। पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारा न्यू एस्पिरेंट होता है एनसीईआरटी को ले लेता है इन्हें, ठीक है, और पढ़ भी लेता है, पर वो ये कंफ्यूजन हो जाती है उसको कि अब हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, इसमें पढ़ें क्या और छोड़े क्या और अपने नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, काफी टाइम उसी में ज्यादा चले जाता है। तो आपके पास यही सॉल्यूशन है कि आप इस क्लास को पूरी देखें और चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो, या फिर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं। और कोशिश करें कि आप स्वयं के नोट्स बनाएं जिससे आपको मेंस में भी हेल्प मिले। ठीक है, हालांकि नोट्स आपके ऐसे हैं कि मतलब डायरेक्टली इन्हें देखकर आप मेंस में भी यूज करना सीख सकते हो, कुछ कुछ जो पॉइंट होते हैं। ठीक है, बाकी चलो स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह। और एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाना, वहां आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, इकोनॉमी की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, हिस्ट्री की जिसमें ओल्ड न्यू और सिलेबस की भी काफी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाना और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। आने वाले टाइम पर आपको स्टैंडर्ड बुक भी इसी प्रकार मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स में और बिल्कुल कम टाइम में। और एस्पेंट आपने एक बात और देखा होगा, यदि आप कहीं और क्लासेस लेते होंगे एनसीईआरटी की, तो ये जो आपकी नॉर्मल एनसीईआरटी होती है इसी में ही काफी घंटे की क्लासेस हो जाती है और बाद में फिर भी कंफ्यूजन रह जाती है कि चलो हमने पढ़ लिया समझ लिया, फिर भी नोट्स नहीं बन पाते। तो उससे बढ़िया सॉल्यूशन ये है, आप इन क्लासेस को देखें और लगभग ये 1-1.5 घंटे की लास्ट क्लासेस होंगी। ठीक है, हालांकि जैसे बड़ी एनसीईआरटी जैसे 11th 12th वो 2 घंटे तक जाती हैं, पर उससे ऊपर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज से पॉलिटी की एनसीईआरटी। तो हर बार की तरह सबसे पहले विषय सूची देखेंगे हम, हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि हम सब पढ़ लेंगे तो फिर छोड़ेंगे क्या, कुछ तो छोड़ना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें चैप्टर 1 पढ़ना है जिसमें विविधता की समझ। ठीक है, विविधता को हमें समझना है, क्या है विविधता। दूसरा, विविधता एवं भेदभाव क्या होता है। तीसरा, फिर सरकार क्या है। ठीक है, तो इतना अच्छा लिखा हुआ है, एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, हालांकि नोट से भी काम हो जाएगा पर एक रीडिंग जरूर लगाना। ठीक है, फिर यूनिट आ जाती है हमारी स्थानीय सरकार और प्रशासन। ठीक है, तो मतलब जो स्थानीय सरकार होती है वो काम कैसे करती है, जिसमें पंचायती राज, गांव का प्रशासन, ठीक है, नगर प्रशासन, एक में ही तीनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर है आजीविका। ठीक है, तो इस यूनिट को छोड़ दो आप लास्ट वाली को, ठीक है, जिसमें 7, 8 है। आजीविका के बारे में दे रखा है ग्रामीण शहर में, तो इतना इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल भी आपका है नहीं, क्योंकि सिलेबस में ऐसी चीज नहीं है। एक बार सिलेबस देखना, ठीक है, जो आपके 6 कहने का मतलब 6 चैप्टर तक हमें पढ़ना है। ठीक है, और आज ये एक ही क्लास में सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो लास्ट तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर 1 का जो नाम है आपका क्या है, विविधता की समझ। ठीक है, हमें विविधता समझनी है, क्या चीज है विविधता। ठीक है, तो पहला पॉइंट, विविधता क्या है। तो ये विविधता क्या होती है, देखो मतलब चलो एग्जांपल समझते हैं। मान के चलते हैं कोई देश है, ठीक है, अब इसे छोटे से एग्जांपल से लेके चलते हैं कि यहाँ दाल बनाई जाती है कोई भी, ठीक है, किसी भी चीज की दाल ले लो, जैसे कि मूंग की दाल ले लो। तो जैसे कि मान के चलो एक प्रकार की मूंग की दाल यहाँ बनाई जा रही है
और एक प्रकार मूंग की दाल यहाँ, एक प्रकार की यहाँ, ठीक है। मान के चलो ये कोई देश है, ठीक है। अब यहाँ पूरे देश में दाल बनाई जाती है, बट यहाँ कुछ डिफरेंस होगा। जो इधर वाले लोग हैं, हो सकता है वो दाल में मिर्च ज्यादा खाते हूँ, ठीक है। जो इधर वाले लोग हैं वो दाल में मिर्च कम खाना पसंद करते हूँ, और जो इधर एरिया के लोग हैं वो मिर्च में थोड़ा सा मीठा पना खाना पसंद करते होंगे, ठीक है। हालांकि आप कहोगे दाल में मीठा कहाँ डलता है, तो गुजरात की तरफ में डलता है, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं विविधता, मतलब एक चीज का अलग अलग रूप में हो जाना, ठीक है। अब जैसे कि चलो अपने देश में देख लो, जैसे पंजाब में या फिर राजस्थान की तरफ ज्यादा मिर्च में खाना पसंद करती हैं, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश की तरफ थोड़ा कम आ जाता है, ठीक है। और गुजरात की तरफ दाल में थोड़ा मिठासपना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं विविधता, ठीक है। मतलब कोई चीज होना पर उसका अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा डिफरेंस हो जाना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं विविधता, ठीक है। और आपने कहावत तो सुनी होगी कि भारत की विविधता में भी एकता है। मतलब भारत में देखो कितनी धर्म है, कितनी जातियां हैं, ठीक है, कितनी बोलियां हैं, तो वो सब विविधता होगी भारत की, पर उसमें भी हमारी एकता है। फिर भी भारत के लोग आपस में मिलजुल कर रहते और एकता बनाए रखे, तो उसी को बोलते हैं विविधता। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, और एक बार पढ़ के देख लेते हैं। लोगों के बीच उनके खान पान, रहन सहन एवं भाषा, त्योहार में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे विविधता कहते हैं, ठीक है। तो आप विविधता का दूसरा शब्द समझ लो भिन्नता, ठीक है। अब वो खाने पीने हो सकती है, रहन सहन में हो सकती है, और आपके त्योहार के मामले में हो सकती है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा विविधता है और फिर भी यहाँ एकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण विविधता प्रभावित हुई है हमारी। मतलब कुछ तो कारण रहे होंगे जो भारत में, मतलब इतनी भाषाएं बन गई, इतने त्योहार आ गए, तो वही चीज देखनी है। तो पहला कौन सा है? सांस्कृतिक प्रभाव। दूसरा भौगोलिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव में जैसे कि केरल, तो यहाँ व्यापारी आए, ठीक है, अरबी एवं यहूदी व्यापारी आए, पुर्तगालिन आए, चीन से व्यापार करने आए, ठीक है। और फिर आपको पता है इस्लामिक, बौद्ध धर्म, ये सब यहाँ हुए, ठीक है। तो जिस कारण भारत में सांस्कृतिक विविधता का जन्म हुआ, ठीक है। अब कुछ भौगोलिक जगह भी होंगी जिसमें जैसे जलवायु के कारण भी वो चीज में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और बर्फ के कारण भी आ जाता है, ठीक है। वो कैसा है तो वो देख लेते हैं हम। तो जैसे जलवायु के कारण कम खेती, ठीक है। अब जब जलवायु दिक्कत होगी तो खेती में भी डिफरेंस होगा, तो वो भी एक प्रकार की विविधता हो गई, ठीक। और बर्फ हमेशा रहना, तो हो सकता है बर्फ के कारण भी वहां कुछ अलग हो रहा हो, जैसे कि उत्तर भारत से डिफरेंस हो जाता है दक्षिण भारत का, ठीक है। जहां लोग खास किस्म के कपड़े पहनते हैं, तो वो भी तो एक विविधता हो गई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका विविधता आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मान के चलो आपका जीएस में एसए का पेपर है, उसमें क्वेश्चन आ जाता है आपका, और ये पॉइंट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, कि भारत की विविधता में भी एकता है। ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे ना, वहां केस स्टडी लिखा होगा, ठीक है। आप भी शॉर्ट में जरूर लिखना। अब मान के चलो एससी का पेपर आ गया, यही पूछ लिया भारत की विविधता में एकता। आप एससी को स्टार्ट कैसे करोगे? कोई कोटेशन हो अच्छी सी, उससे स्टार्ट करना। तो कोटेशन क्या है यहाँ? बाय नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो ये आपकी बुक में लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो उनकी बुक थी नेहरू जी की, जिसका क्या नाम था? भारत की खोज। तो इसमें एक पॉइंट दिया गया था, विविधता में एकता का सिद्धांत थोपा नहीं है, बल्कि ये गहरा विश्वास है, ठीक है। अगर आपको एससे आए या फिर जीएस पेपर 2 के मेंस में आए ना, तो ऐसे कोटेशन का यूज कर सकते हो, पर क्वेश्चन यही होना चाहिए, जैसे कि भारत की विविधता कैसे, तो आ सकता है पॉलिटी में, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि भारत में विविधता एक सिद्धांत थोपा नहीं है, मतलब किसी ने हमारे ऊपर थोपा नहीं है, लागू नहीं करा कि ये चीज यहाँ लागू होती है। बस ये है कि यहाँ चीजें ज्यादा होने लगी और आपस में सभी घुल मिल गए। फिर वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बताया कि टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान भारत की एकता का ही अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आप यूज कर सकते हो, तो इसलिए एनसीईआरटी आपकी इंपोर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी ने थोड़ा विविधता के बारे में भी बता दिया और थोड़े 2 पॉइंट भी दे दे, तो कितना बढ़िया, ठीक है।
और एस्पेंट साइड में आपको ऐसे बनी बनाई हर चैप्टर में मिलेगी। यहाँ शब्दावलियां लिखी होती हैं कुछ, जैसे आपकी एनसीईआरटी है तो यहाँ कुछ कुछ रंग में दिया होता है ना डिब्बे में दोनों तरफ पेज पर, तो वो यहाँ लिखे मिलेंगे आगे चैप्टर में भी आपको, ठीक है। तो केरल में एक त्योहार है जिसका नाम है ओमन, तो यहाँ नाप प्रतियोगिता होती है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ। हालांकि आपने रीडिंग करी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं करी तब भी आया होगा, ठीक है। पर आप बताना, जब आपने इस क्लास को देखने के बगैर रीडिंग करी तो क्या आपको पता चला इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं? तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, 2-4 पॉइंट, ठीक है। अब इसी में एस्पिरेंट अपना टाइम इतना फोड़ देते हैं कि लास्ट में फिर उन्हें लगता है कि बस अब तो कोचिंग ही सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। और वे एस्पिरेंट खुद पढ़ के भी परेशान हो चुके हैं, फिर जब कोचिंग वालों का यहाँ पढ़ने जाते हैं वहां भी परेशान रहते हैं। तो इसलिए आप ठीक ठाक पढ़ो और ये देखो हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। हालांकि एनसीईआरटी में आपको 2-2.5 या 3 महीने देने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और नहीं तो आप स्टूडेंट की तरह पढ़ते रहोगे लाइन बाई लाइन, तो आप 1 साल में भी एनसीईआरटी कर सकते हो, वो आपके ऊपर ही डिपेंड है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसमें विविधता एक भेदभाव, ठीक है। अब ठीक है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि विविधता जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उसी से भारत चीजों का पता चलता है कि वहां कौन कौन सी डिफरेंट चीजें मिलेंगी, पर वो कहीं ना कहीं भेदभाव को भी तो दिखाती है। मान के चलो कि उत्तर भारत के लोग पहनने का स्टाइल उनका कुछ अलग है, दक्षिण वालों का कुछ अलग है, तो कहीं ना कहीं भेदभाव तो दिखा रहा है ना वो। तो चलो इसी चैप्टर में हम वो चीज समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो वही पहले शब्दावली देख लो एक बार। तो दुनिया में 8 प्रमुख धर्म हैं और भारत में 1600 से अधिक भाषा व 100 से ज्यादा नृत्य होते हैं, ठीक है। तो भारत में भाषाएं तो बहुत है, बट संविधान के हिसाब से हम मानते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या है? मान के चलो अक्सर हमारे देश में ये होता है, पूर्वाग्रह में देखा जाए कि मतलब आप पहले ही किसी के बारे में राय बना लेते हो, ठीक है। मान के चलो आपने कोई भी या फिर आपने अपना टीचर ही देखा, तो आप पहले ही उसे डिसाइड कर लोगे टीचर ऐसा है, या उसके प्रति नकारात्मकता बना ली, आपने ढंग से जांचा भी नहीं क्या रियलिटी में वो बात सही है, बस आपने मन से बना लिया कि हाँ ये गलत है तो गलत है। उसी चीज को बोलते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है। तो जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। ये आ जाते हैं रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, ठीक है। तो मतलब वही पुरानी परंपराओं को बनाए रखना, उसे ही बोलते हैं रूढ़िबद्ध, ठीक है। जब हम सभी लोग को एक छवि में बांध देते हैं या फिर पक्की धारणा बना लेते हैं, उसमें एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि हम खास धर्म जाति लोग को बेवकूफ ठहराते हैं, ठीक है। तो मतलब रूढ़िवादी मतलब पुरानी परंपराओं को ही बना के रखना कि नहीं उससे अलग कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे कि जाति प्रथा ये सब थी, तो पहले बिल्कुल मानते नहीं कि नहीं ये तो चलता ही रहेगा जब तक, ये कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। हालांकि जब संविधान वगैरह आए, ये सब लोग एजुकेट होने लगे तो पुरानी चीजों को छोड़ने लगे, उसी को ही बोलते रूढ़िवाद, ठीक है। फिर है असमानता एवं भेदभाव, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस है थोड़ा समझना। असमानता क्या होती है? मान के चलो ये एक चीज है ए नाम की और ये बी नाम की चीज है, ठीक है। वैसे तो समान है, ठीक है। ए नाम की चीज मान के चलो मीठी है, ठीक है, और बी नाम की चीज खट्टी है, तो इसमें असमानता हो गई, ठीक है। भेदभाव नहीं हुआ इसमें, इसमें होगी असमानता, ठीक है। पर यहीं अगर हम दूसरी चीज देख लें या फिर इसके थोड़े नजरिए को बदल दें तो उसी को बोलेंगे भेदभाव। जैसे ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, अब इसी के ऊपर हम निंदा टाइप ये सब करने लगे तो उसको बोलेंगे भेदभाव। तो आगे इसमें यही लिखा है कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो पूर्वाग्रह आपको पता है पहले से धारणा बना ली कि वो गलत है, और रूढ़िबद्ध कि हमें तो मानना ही नहीं है, परंपरा बदलनी नहीं है, उसमें ही आ जाता है भेदभाव, ठीक है। हालांकि असमानता अलग होती है, ठीक है। और फिर आगे असमानता के कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि
निम्न धर्म हो सकता है, जाति हो सकती है, ठीक है, विभिन्न प्रथा, गरीबी, लिंग, ये सब हो सकते हैं, शारीरिक बनावट भी हो सकती है। अब फिर कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो कि आपके एसए में भी आ सकते हैं, ठीक है, और जीएस2 में भी आ सकते हैं कि समानता के लिए संघर्ष कौन कौन से हुए, ठीक है। तो संघर्ष जैसे कि दलित महिला प्रवेश संघर्ष हुआ है, ठीक है, महिला को शिक्षा का अधिकार और सभी धर्मों का सम्मान, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान का अधिकार, ये सभी समानता के लिए संघर्ष हुए हैं और रंग के लिए भी हुए हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 2 देख लिया आपने, कोई ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, बस ये है कि आप ना एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के सिलेबस अनुसार पढ़ोगे, ठीक है। आप ऐसे नहीं पढ़ोगे उसे कि यूपीएससी के सिलेबस से पढ़ें, तो इस कारण ही आप एनसीईआरटी में उलझे रह जाते हो, हालांकि इतने बड़े नहीं होती हैं, ठीक है। बस केवल हमें ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है, ठीक है। और नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाना, वहां आप पढ़ के देखना, जब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी हो उन्हें टू द पॉइंट हमें पढ़ना होता है, अपने काम की चीजें, ठीक। अब चैप्टर नंबर 3 कि सरकार क्या है, तो आप खुद से ही बताओ कि आखिर सरकार क्या है। क्या वो सरकार है जिसे आप हर साल वोट दे दोगे और काम के नाम पर आपका कुछ भी काम नहीं वो करें और विकास के नाम पर केवल अपने ही विकास करें और फिर 5 साल होते ही फिर दोबारा से आपके पास आ जाएं और फिर आप वोट दे दो, फिर कोई विकास नहीं, क्या वो सरकार है? तो सरकार का दायित्व क्या है कि वो अपने लोगों को सुरक्षा दे, कल्याणकारी योजना बनाए, ठीक, और कानून व्यवस्था को बनाए रखे, उसे ही सरकार कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट देखना आप, सरकार का काम देश की सुरक्षा करना, दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, ठीक है। अब शांति सुरक्षा इसलिए हमें चाहिए कि कोई देश है तो कोई ना कोई तो प्रतिनिधि होना चाहिए जो आपस में देशों की शांति या जो भी व्यवस्थाएं बनाए रखे, तो उसके लिए सरकार को हमने चुना, ठीक है। अब कोई ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए या फिर कोई ऐसा समूह होना चाहिए जो अपनी देश की गरीबी या फिर जो गरीब निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी सुने, तो कौन सुनेगा? अब ये तो नहीं है कि सभी आपस में मिल बांट के रह लेंगे, तो ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं रहा जाएगा, तो इसलिए सरकार होनी चाहिए, ठीक है। तो बस सरकार यही है। अब ठीक है, पहले पॉइंट में हमने सरकार बना ली, अब सरकार बना तो ली, अब सरकार के कितने स्तर होने चाहिए? तो सरकार 3 स्तर की होती है, तो यहां देख सकते हो डायग्राम में बनाना ऐसा ही, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। तो केंद्र सरकार जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर का संबंध पूरे देश से होता है, तो मतलब ये राष्ट्रीय लेवल पर होती है, ठीक है। तो ऐसे समझो, केंद्र सरकार यहाँ आ गई और राज्य सरकार जो राज्यों के लिए कार्य करे और राज्य के प्रति जवाबदाही हो, ठीक है। तो केंद्र सरकार अंदर आ गई, स्थानीय, ठीक है, जो गांव मोहल्ले ये वार्ड वगैरह सुने हो वहां, ठीक है, ठीक है। तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पर, ठीक है, 3 लेवल पर गवर्नमेंट होती है। तो आगे फिर यहाँ एक पॉइंट दे रखा है कि जो स्थानीय सरकार है ना वो 73वां और 74वां संशोधन में ही जोड़ा गया, ठीक है। स्थानीय शासन है ना ये जो, तो ये 73 और 74वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें ही जोड़ा गया था, ठीक है, उससे पहले नहीं था। अब फिर सरकार के भी प्रकार होने चाहिए, ठीक है। तो पहले पॉइंट पर हमने ही समझ लिया सरकार क्यों चाहिए, दूसरे पर यूं कि सरकार किस स्तर पर होगी, केंद्र स्तर पर होगी, राज्य स्तर पर होगी और स्थानीय स्तर पर होगी, ठीक है। अब फिर सरकार के प्रकार, तो सरकार भी 2 प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक और राजतंत्र वाली सरकार, ठीक है। लोकतांत्रिक वही जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ है, लोगों द्वारा चुनी सरकार होती है, लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और राजतंत्र कौन सा, जो लोग नहीं चुनते, सिंपल, जिसमें राजा होते हैं, और लोकतंत्र में जो हमारे यहाँ व्यवस्था है। पर आप खुलकर बताओ, जो भी सरकार हो तो वो क्या हकीकत में लोकतंत्र का पालन करती है? तो देखा जा सकता है बिल्कुल कहीं नहीं होता, और फिलहाल तो भारत की स्थिति ऐसी है कि लोकतंत्र बिल्कुल राजतंत्र की तरह बन गया है। अब आगे आ जाता है लोकतांत्रिक सरकार। तो
समझ लेते हैं इसके कुछ कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो हमें इसमें समझना है। तो भारत एक लोकतंत्र सरकार का देश है, ठीक है। लोगों के पास नेता चुनने का अधिकार है। लोकतांत्रिक सरकार जब तक नहीं होती है तब तक लोगों को वोट का अधिकार ना मिले, ठीक है। अब आप बताओ, इस पॉइंट में लिखा गया है कि एनसीईआरटी ने भी लिख दिया कि लोकतंत्र सरकार हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक लोग वोट नहीं देंगे। क्या एकमात्र वोट देने से ही लोकतंत्र जाएगा? तो कहीं देखो, मान के चलो सरकारी उल्लंघन कर रही है तो क्या वो लोकतंत्र कहलाएगा? तो ऐसा नहीं है केवल वोट देने से ही लोकतंत्र हो, ठीक है। हर चीज उसमें बिल्कुल लोकतंत्र की तरह ही चलनी चाहिए। फिर आगे पॉइंट, लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। अब आपका थर्ड चैप्टर भी समाप्त हुआ। फोर्थ चैप्टर पर चलते हैं जिसका क्या नाम है, पंचायती राज, ठीक है। पहले पॉइंट हमने क्लियर कर लिया सरकार क्या है, दूसरे में हमने क्लियर कर लिया था कि अपना सरकार कितने स्तर पर, तीसरे में सरकार कितनी। चौथा पॉइंट अब बताता है जो हमने सरकार के प्रकार पढ़े थे ना, कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, स्थानीय सरकार। तो ये स्थानीय सरकार वाला टॉपिक है जिसका नाम है पंचायती राज, ठीक है। स्थानीय शासन तो मतलब समझ जाओ बिल्कुल ग्राम से जुड़ा हुआ शासन, और इसे पंचायती राज बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये कब आया? शुरू में नहीं था भारत में, ठीक है। गांधी जी ने भी कहा कि जो देश का शासन हो बिल्कुल निचले स्तर पर हो, ठीक है। तो पहले पंचायत राज हो, ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार हो, फिर केंद्र सरकार हो, तो इस टाइप से था, ठीक है। देख लेते हैं इसमें स्थानीय शासन या पंचायत शासन बोलते हैं। तो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया हमारे संविधान में। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ इसमें बोला गया कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में, और 11वीं अनुसूची में, इसे याद करना पीटी में आ जाते हैं और आते ही हैं, और मेंस में क्वेश्चन भी आया कि स्थानीय शासन किस तरह होता है, ठीक है, उसे विस्तार में वर्णन करो, इस प्रकार के क्वेश्चन। और फिर 74वां संविधान संशोधन में शहरी, ठीक है। अब जब स्थानीय शासन की बात करेंगे तो दो प्रकार का होगा ना, एक गांव वाला एक शहर वाला। तो गांव वाला 73वां और शहर वाला 74वां, ठीक है। इसे 12वीं सूची में जोड़ा गया, ठीक है। तो मिला जुला के पढ़ो। 13वां जो संविधान संशोधन, ठीक है, वो गांव के लिए, और 74वां शहर के लिए, ऐसे। अब फिर आ जाते हैं अपने जो हमारा पंचायती स्तर होता है ना। अब हम पॉइंटों को और तोड़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, फिर है पंचायती राज, ठीक है। तो अब यहां आप ध्यान देना, जो पंचायती राज होती है ना, 3 प्रकार की होती है पंचायती राज, ठीक है। तो इसमें पहला कौन सा, ग्राम पंचायत जो अपने आसपास सुनते हो, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद, ठीक है। एक एक पॉइंट समझेंगे अब तीनों को। पहला ग्राम सभा। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण करती है, ठीक है, ओके, ग्राम सभा करती है। और एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वयस्क लोगों की ये सभा होती है। मतलब कुछ क्षेत्र होता है वहां जो लोग रहते हैं, तो वहां ग्राम सभा होती है, ठीक है। और वो ग्राम पंचायत को ऑर्डर देती है कि ऐसे काम करो या जो भी होना है, ठीक है, वो बताती है। तो इसमें लोगों के बारे में देखना, 18+ की आयु होनी चाहिए और मतदान की सूची में नाम होना चाहिए, यानी कि वोट देने का अधिकार उन्हें होना चाहिए, वो इस सभा में आ सकती हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा देख लिया हमने, ग्राम सभा। दूसरे नंबर पर आती है हमारी ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में पहला होता है सरपंच। तो ये पंचायत क्षेत्र के लोग होता है और लोग इसे चुनते हैं और ये सरपंच को चुनते हैं, ठीक है। दूसरे पर होता है पंच। तो कई वार्ड होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जिसे पंच बोलते हैं, ठीक है, और वो हेड होता है, ठीक है, वहां पर, ठीक है। तीसरे नंबर पर होता है सचिव। तो सचिव की नियुक्ति की जाती है और कार्य ग्राम सभा प्लस पंचायत की बैठक, इनका मतलब ये बैठक कराएंगे, सचिव का कार्य यही होगा, ठीक है। ये इनको ध्यान रखना है कि जो पंचायत है ये बैठक सही से कर रही है और ग्राम सभा ये सही से करे, ठीक है। फिर है सरपंच और प्लस पंच दोनों मिलकर, ठीक है,
तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखो, जो सरपंच होता है वो पंचायत के क्षेत्र से आ गया, और जो पंच है वो वार्ड के क्षेत्र से, तो दोनों मिलकर पंचायत का गठन करते हैं और 5 साल के लिए होता है। ठीक है, और आगे फिर ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, तो ग्राम सभा बेसिक समझो, ग्राम सभा वही जो पर्टिकुलर क्षेत्र के थोड़े से लोग थे उन्होंने ग्राम सभा बनाई। ठीक है, और वो फिर ग्राम पंचायत को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सचिव होता है जो कि ये ध्यान रखता है कि ये दोनों पंचायत कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। आगे इसमें ग्राम पंचायत के काम क्या क्या होंगे। पहला, जन सुविधा को नियंत्रण रखना। ठीक है, सरकारी योजना व क्रियान्वय करना, मतलब सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक उसका लाभ पहुंचाना। ठीक है, स्थानीय कर निर्धारण टैक्स वसूलना, ये अपना ग्राम पंचायत करते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ भी वो छोटे से प्रचार होते रहते होंगे या फिर वोट वगैरह डलते होंगे, आपने बीडीसी ये सब सुने हैं ना, वार्ड के वार्ड नंबर संख्या, तो ये सब वही है। ठीक है, और इसी में आपने ब्लॉक ऑफिसर सुना होगा जो स्टेट पीसीएस से अधिकारी बनते हैं, तो वहीं के अधिकारी होते हैं ये भी। ठीक है, तो ये जो ग्राम पंचायत होती है इसे आमदनी कहां से आती है। ठीक है, इसे भी तो टैक्स ऊपर देना पड़ता है। हालांकि आपने सुना भी होगा कि मतलब जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है, करप्शन यहाँ भी होता है। ठीक है, तो गांधी जी ने सोचा था कि हम पंचायत वगैरह ये सब करेंगे तो भारत का शासन होगा जो वो बिल्कुल स्थायी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर करप्शन यहाँ भी होता है। आपने देखा होगा, आपकी खुद मूल समस्या होंगी कि आप किसी योजना के लिए जाते होंगे, प्रधान वगैरह जो भी बात टाल देते हैं। ठीक, फिर दूसरे पॉइंट पर आ जाता है, जैसे जिला पंचायत द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि। ठीक है, तीसरा, सामुदायिक कार्य करने वाला जो कार्य करने से जो दान है वो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 भी आपका हो गया। ठीक है, बस इसमें यही था कि एक ग्राम सभा होगी जिसमें वहीं के पर्टिकुलर कुछ लोग होंगे, वो उसे कंट्रोल कर रहे होंगे। फिर इसके बाद ग्राम पंचायत आ जाएगी। ठीक, और इसका एक सचिव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार कार्य होता है। और आपने समझ लिया कि पंचायतीय स्तर कितने, 3 प्रकार के, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति होती है, और फिर जिला परिषद। ठीक है, और जिला परिषद के तो अधिकारी होते हैं, वो पीसीएस वगैरह से उनका चयन होता है। ठीक है, तो चलो अब अपने हम चैप्टर नंबर 5 पर चलते हैं। अब जो गांव का हमने थोड़ा सा बेसिक समझ लिया। ठीक है, कि गांव में पंचायत वगैरह कैसी। अब गांव का प्रशासन समझ लेते हैं हम कि हाँ, गांव में कानून वगैरह कैसे काम करता है। तो पहला होता है इसमें पटवारी। ठीक है, हालांकि खूब आप जानते होंगे पटवारी को। ठीक, तो पटवारी का काम होता है टैक्स वसूलना। और फिर ये जो पटवारी है ना, ये शेरशाह शुरू के समय ही आया था। ठीक है, और बाद में फिर अकबर के टाइम पर भी पटवारी चला। और भूमि पर फसलों का रिकॉर्ड रखना और जमीन के लिए मालिक का रिकॉर्ड। ठीक है, फिर खसरा पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, मतलब जमीन के बारे में सारा लेन देन पटवारी का ही होता है। ठीक है, तो इनके भी अपने एग्जाम होते हैं अलग, तो उससे पटवारी वगैरह होते हैं। अब फिर आगे इसमें कि तहसीलदार पटवारी के ऊपर होता है। ठीक है, थोड़ी बेसिक है ये आपने। तो तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं, पटवारी के काम का निरीक्षण करना और राजस्व की निगरानी, जाति प्रमाण पत्र जारी करना और किसानों के रिकॉर्ड की कॉपी ये सब करना और जमीन से जुड़े मामले की सुनवाई। ठीक है, चलो एक एनसीईआरटी पढ़ के आपका ये भी काम हो गया कि जो आप यूपीएससी सीएससी के लिए फॉर्म भरते हो ना, तो आप कोई भी सर्टिफिकेट बनवाते हो जैसे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो उस पर तहसील ये सब जारी करते हैं तहसीलदार। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र जारी करना, तो वहां से आप करवा सकते हो। ठीक है, अब थोड़े हम अधिकारी समझ लेते हैं इसमें। तो पहला होता है पटवारी। तो गांव का हम शासन समझ रहे हैं। ठीक है, तो गांव में कानून कैसे काम करता है। ठीक है, पटवारी होगा, हमने पटवारी ऊपर पढ़ लिया। फिर तहसीलदार, फिर उसके ऊपर जिला अधिकारी। तो जिला अधिकारी में आप जानते हो कि इसमें डीएम आ जाते हैं और एसपी आ जाते हैं। ठीक है, डीएम आईएएस होते हैं और एसपी आईपीएस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होती है, पटवारी, तहसीलदार, पटवारी। चलो एक और उससे समझो कि जो अपना पटवारी होगा
उसका क्या काम है, जमीन से रिलेटेड, ठीक है। और तहसीलदार को वो रिपोर्ट करेगा। तहसीलदार का काम यही है अपना बेसिक जो भी जैसे जाति प्रमाण पत्र ये सभी का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। और जिला अधिकारी तो ये डीएम वगैरह होती हैं, ठीक है। गांव का शासन नीचे वाली इकाई से ऐसे जाता है, ठीक है। फिर जिला अधिकारी से भी ऊपर बढ़ते जाते हैं, जैसे कि डीसी, फिर एसएसपी, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट आ जाता है आपका हिंदू अधिनियम धारा। तो ये क्या है, पहले जमीन का बंटवारा बेटे में ही होता था, बट न्यू लॉ नया एक कानून बना जिसमें हिंदू अधिनियम धारा 2005 में ये बना कि जमीन का बंटवारा बेटियों के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि आपने देखा होगा भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पर अगर बेटी अगर कोर्ट वगैरह जाएगी कानून के अनुसार उसे उसके पिता को अपनी बेटी में भी बंटवारा करना ही पड़ेगा, ठीक है। हालांकि रियलिटी है कि भारत की बेटियां पहली बात करना नहीं चाहेंगी और दूसरी बात उन्हें पता ही नहीं होता कि ये भी कोई कानून है कि ये हमारा अधिकार बन चुका है कि हमें भी उतनी संपत्ति लेनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आ जाता है फिर स्वामित्व योजना। तो ये क्या थी, केंद्र सरकार योजना थी, उद्देश्य संपत्ति में मालिक को संपत्ति कार्ड जारी करना, ठीक है, उसे बोलते हैं स्वामित्व योजना। तो अब आपने क्या समझा, थोड़ा एनसीईआरटी का देख लेते हैं, क्या एनसीईआरटी कहना चाहिए। पहले हमें विविधता समझा दी, उसके बाद इसने फिर थोड़ा विविधता के स्वरूप को बताया, फिर इसने हमें थोड़ा सरकार के बारे में बताया, ठीक है। और फिर इसने स्थानीय सरकार के बारे में बता दिया, उसमें हमने ग्राम सरकार पढ़ लिया सारा, उसके अधिकारी जो भी होते हैं वो, ठीक है। अब चलते हैं हम नगर प्रशासन, ठीक है। तो इसे भी देख लेते हैं। तो संविधान संशोधन में 74वां संविधान संशोधन हुआ, भाग 9 का कै, ठीक है, 12वीं सूची में रखा गया, 18 विषय इसमें शामिल हुए, ठीक है। नगर प्रशासन इसमें ही आती है नगर पालिका वगैरह जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होती है, नगर पंचायत, जैसे वहां ग्राम पंचायत होती थी, फिर नगर परिषद, ठीक है, और फिर नगर निगम या फिर नगर पालिका, ठीक है। तो फिर इसी में ही आ जाती है ये इसकी और संरचना। अगर हम खोलें तो नगर पालिकाओं की संरचना क्या है, जहां बड़े नगरीय क्षेत्र होंगे तो वहां नगर निगम बोलते हैं, ठीक है, जिसका हेड मेयर होता है। और जहां छोटे नगरीय क्षेत्र होंगे तो वहां नगर परिषद होगा, जहां का हेड अध्यक्ष होता है, ठीक है। और जहां परिवर्तन चल रहा है, यानी कि कोई गांव है उसे शहर बनाने की योजनाएं चल रही है, तो उसे नगर पंचायत बोलेंगे, वहां का हेड चेयरमैन होगा, ठीक है। फिर आगे इसमें पॉइंट कि नगर पालिका कई वार्डों में बता होता है, जैसे ही नगर पालिका इसके अंदर वार्ड होंगे, ठीक है। इलेक्शन में देखा होगा वार्ड नंबर 11 जो भी है, ठीक है। और वार्ड के लोग अपना एक पार्षद चुनते हैं, ठीक है, ये चुनाव होता है इसका। सभी वार्ड पार्षद अपने में से चेयरमैन को चुनते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, कंफ्यूज हो गए होंगे आप, ये नगर पालिका है, ठीक है, और इसके अंदर अपने छोटे छोटे वार्ड बनाए गए हैं, ठीक है, ये वार्ड है, ठीक है। अब क्या है कि इन वार्डों का भी चुनाव होता है, ठीक है। इन वार्डों के चुनाव में पार्षद होता है, ठीक है। अब इन वार्डों ने एक अपना पार्षद चुन लिया और ये पार्षद अपने में से एक चेयरमैन चुनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब चलता है, ओके। और इनका काम क्या होता है, काम भी देख लो, तो वही स्वास्थ्य, साफ सफाई, शिक्षा, ठीक है, निर्माण, ठीक है। तो अब एक पॉइंट देखना, यहाँ क्या लिखा है, स्वास्थ्य। अब जब हम स्वास्थ्य देख रहे हैं तो कहाँ बात चल रही है, नगर पालिका, और ये कहाँ है, राज्य के अंदर। तो आप ध्यान रखना, जो स्वास्थ्य होता है ना, ये विषय आपका राज्य सरकार का है, ठीक है, केंद्र सरकार का ये नहीं है, ठीक, इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब फिर यहाँ एक पॉइंट दे रखा है, केस स्टडी आपकी है, ठीक है। तो 1994 में सूरत शहर में प्लेग फैला, यानी कि कोई बीमारी थी ये। सूरत भारत का सबसे गंदा शहर था और प्लेग हवा के जरिए फैला, ठीक है, हवा से फैलेगा। प्लेग से पीड़ित लोग को अन्य लोगों से दूर रहना पड़ता था और उन साल सूरत में 3 लाख लोगों ने शहर छोड़ दिया वो, ठीक है।
सूरत, ठीक है। तो इसी की वजह से ये अब फिर साफ सफाई ये सब इनका ध्यान रखते हैं। आज देखें तो चंडीगढ़ के बाद भारत का सबसे साफ शहर सूरत है, ठीक है। अब वहां साफ सफाई का इतना ध्यान रखा गया, ठीक है। फिर जैसे स्वच्छ मिशन ये हुए, भारत का मिशन ये सब चले, ठीक है। तो चलो 2014 में आए थे, चलो तो इसी के साथ ही आपकी एनसीईआरटी समाप्त हुई, ठीक है। अब बात आएगी नोट्स की, तो देखो नोट्स अभी नहीं मिलेंगे, आप इन क्लासेस को देखकर बना सकते हो। नोट्स आपको तब मिलेंगे जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी 6 to 12, तो उसी दिन नोट्स मिल जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटी की समाप्त होने के बाद हम अपनी आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी कर लें, एक ही क्लास में कर लेंगे, उसके बाद हम अपने स्टैंडर्ड बुक पर आ सकते हैं, ठीक है। तो देख लेंगे कौन सी हमें अपनी स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट करनी। बस आपका काम यही है कि आपको सपोर्ट बनाए रखना है, जिससे एक मोटिवेशन आए कि हाँ क्लासेस रोज होनी चाहिए, ठीक है। तो इन क्लासेस का ये भी फायदा है कि होने को तो ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी आपकी 6 दिन में भी हो सकती, एक चैप्टर एवरी डे आता, पर उसमें कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो अपनी 1 घंटे की क्लास हुई होगी अभी तक, अपनी एनसीईआरटी समाप्त, इससे अच्छा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम भी सर्च कर लेना, द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, वहां आपको नोट्स मिलते रहते हैं एनसीईआरटी के बेसिक नॉलेज के, ठीक है। और प्लेलिस्ट में भी एक बार जरूर जाना। तो चलो आने वाली क्लास में अपनी 7th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी देखेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।